उत्तर प्रदेश बीजेपी में सीजफायर के बीच योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने काम में जुट गए हैं। उनका मिशन है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उन गलतियों को दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है जो उसने लोकसभा चुनाव में की है। उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके लखनऊ के सरकारी घर पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्पेशल 30 को मिशन पर लगा दिया गया। उपचुनाव में योगी लेंगे 2024 की हार का बदला। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए योगी ने बनाया जीत का प्लान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां अच्छे प्रशासक और बेहतर कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिली और बीजेपी 33 सीट पर अटक गई। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसा मऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। चुनाव 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौती के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में उनके सरकारी आवास में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया तो उपचुनाव के लिए आगे की रणनीति पर बात की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा। प्रत्याशी की साफ छवि और जनता से जुड़ाव उसके चयन की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने, बूथ की कमेटियों पर काम करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की समीक्षा के लिए फीडबैक लेने को कहा। उसके बाद ही नामों पर विचार होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि मुस्लिम बाहुल विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं और मौजूदा समय की स्थितियां क्या है। आगामी 10 विधानसभा और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, देखिए, कोई भी हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव को सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है और उपचुनाव है और उपचुनाव में हम लोग पूरे गंभीरता से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ इन सीटों पर जीत की तैयारी में लग गई है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश दोनों की राजनीति तय करने वाले साबित हो सकते हैं।
क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही था जिसने साल 2014 और 2019 में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार को मजबूती दी। लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी की कमजोरी ने उसे बहुमत से दूर कर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मौका है। हालांकि इन सीटों के समीकरण बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी हर एक सीट पर बीजेपी के लिए कई सारी चुनौतियां हैं और एक एक करके हम वो सभी चुनौतियां आपको बताएंगे। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है मुरादाबाद की कुंदरकी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कुंदरकी की। देखिए आप, ये कुंदरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वो संभल सीट से सांसद चुन लिए गए। कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली थी और इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35% हैं। अब आइए कानपुर की सीसामऊ सीट। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई ये सीट है। ये समाजवादी पार्टी की बेहद मजबूत सीटों में से एक है जहां पर इस बार समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति यहां पर साफ दिखाई देती है। तो ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीटों में से एक होने वाली है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। अब यहां पर हम आपको बदल के दिखाएंगे। जियाउर रहमान वर्ग यहां से विधायक थे जो इस बार संभल की सीट से सांसदी जीत कर आए हैं। ऐसे में 60% मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद बेहद मुश्किल है। ये देखिए, जियाउर रहमान यहां से जीत कर आए थे। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है अगली, जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक लालजी वर्मा विधायक थे और इस बार अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद वो बन गए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी में आने से पहले लालजी वर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में रह चुके हैं। अब लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यह सीट बीजेपी के लिए बेहद बेहद मुश्किल सीटों में से एक है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर जीतना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। मीरापुर सीट इसलिए मुश्किल है क्योंकि 2022 में आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इस सीट को जीता था। चंदन चौहान जो समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के गठबंधन में जीतकर विधायक बने थे, इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन से बिजनौर से सांसद बन गए। लेकिन यह सीट मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण से बीजेपी के लिए आसान नहीं है। फूलपुर विधानसभा से 2022 में बीजेपी जीती थी, जहां से प्रवीण पटेल विधायक निर्वाचित हुए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रवीण पटेल को फूलपुर से सांसदी तो जिता ली, लेकिन प्रवीण पटेल फूलपुर की विधानसभा सीट यहां पर हार गए। अब आइए गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग इस सीट से विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी की चिंता गाजियाबाद में यह है कि गाजियाबाद में बीजेपी के वोट और लीड दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब यह हुआ कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जो 5 सीटें खाली हुई हैं उन पर पलड़ा काफी उसका भारी दिखाई देता है। लेकिन सबकी निगाहें फैजाबाद लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी है, जहां से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक बने, जीते। अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में राजनीति के अंत की शुरुआत बता चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर ये सीट जीत लेते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष के बनाए जा रहे बहुत बड़े नैरेटिव पर बहुत बड़ी चोट वो कर पाएंगे। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 तक जीत के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। सवाल है कि क्या बीजेपी फैजाबाद लोकसभा चुनाव की उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीत सकती है, जिसके विधायक रहे अवधेश प्रसाद को आगे करके पूरा विपक्ष
बीजेपी की हार के जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। 18वीं लोकसभा में अभी तक एक शब्द की गूंज सबसे ज्यादा सुनी गई है, वो शब्द है अयोध्या। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 60 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लौटा। लेकिन इस जीत में भी अयोध्या की हार ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी की यहाँ हुई हार को विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने तरीके से पेश कर रही है। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को हराकर राम मंदिर आंदोलन को पराजित कर दिया। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए 10 में से 3 सीटों पर चुनौती सबसे कड़ी है। उसमें करहल, कुरंदकी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट शामिल है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट ऐसी है जहां 9 बार से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं और इस बार सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है, जिससे ये सीट बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीटों में से एक है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 90,567 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस तरह समाजवादी पार्टी ने यह सीट करीब 13,000 वोट के अंदर से जीती। वहीं साल 2017 में बीजेपी तो 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। अखिलेश यादव की ओर से खास तौर पर अयोध्या का जिक्र बार बार किया गया ताकि अवधेश प्रसाद की जीत को अगले विधानसभा चुनाव की बुनियाद बनाई जा सके। 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और
सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। मिल्कीपुर की तरह करहल सीट जीतने की चुनौती बीजेपी के सामने है। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट करहल की है। करहल विधानसभा की सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव बाहुल इस सीट पर 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साल 2022 में अखिलेश ने यह सीट 67,504 वोट के अंतर से जीती, जो पिछले 2 चुनावों से तकरीबन 2 गुना था। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश को पूरे राज्य में कामयाबी मिली, उसे देखते हुए करहल की सीट समाजवादी पार्टी से छीनना बीजेपी के लिए अगर असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है